students, a very very warm welcome to the second session of Sprint 9 2021. हम करने वाले हैं दूसरा सेशन ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. हमने कल ही पहला सेशन फिनिश किया है. अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज डू गो एंड वॉच द फर्स्ट सेशन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्प्रिंट 9 2021. मैं हूं अंकना, योर मास्टर टीचर फॉर सोशल साइंसेज एट वेदांतु. होपिंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड अमेजिंग. तो चलो फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन. हम बात करते हैं क्या करने वाले हैं. सो दीज वर द फर्स्ट 3 टॉपिक्स दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड यस्टरडे. ये हमने कल ही कर लिया है. टुडे वी विल गेट फॉरवर्ड एंड मूव फॉरवर्ड विद द रेस्ट ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, 3 टॉपिक्स, जहाँ पे विमेन के बारे में, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी के बारे में एंड द रिवोल्यूशन ऑफ एवरीडे लाइफ, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम. द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ. ओके, चलो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड बाय हैविंग अ लुक एट the schedule for sprint 9th 2021. So guys, this is your SST schedule. ठीक है, ये हमारा सोशल साइंस का शेड्यूल है. हर दिन 7 बजे शाम को आपको मिलेगा आपका सारा सेशन. दिस इज फॉर इंग्लिश विद श्वेता मैम. ठीक है, ये आपके फिजिक्स का शेड्यूल है, ये केमिस्ट्री का, एंड दिस इज फॉर मैथ्स. सो विद दिस आई जस्ट क्विकली वॉन्ट टू से कि अगर नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दो यार. व्हाट आर यू गाइज वेटिंग फॉर? मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी, बिकॉज बिना सब्सक्राइब किए आगे जितने भी सेशंस आने वाले हैं वो मिस कर जाओगे. ठीक है, और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ. ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं हम हमारे डिस्कशन के साथ, जो कि हमने पिछले सेशन में होमवर्क क्वेश्चन देखा था उसके. ठीक है, सो हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी. सोशल कॉन्ट्रैक्ट बच्चा रूसो ने बताया था हमें. जॉन लॉक ने बताया था क्या? ये हम पिछले सेशन में कर चुके हैं. आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी थ्योरी दी थी. हमने 3 फिलोसफर्स के बारे में डिटेल में पढ़ी है, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू एंड रूसो. रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे थे. जॉन लॉक हमें पता है किस चीज के बारे में बात कर रहे थे. ही वांटेड अस टू रिफ्यूट the doctrine of the divine and the absolute rule of the monarch. But Montesquieu also spoke about something. What was that? You're going to tell me in the comment section. ठीक है, चलो मूव ऑन करते हैं. आपके सपोर्ट के लिए मैं तहे दिल से, from the bottom of my heart, I just want to thank all of you guys. This is so sweet. I read these messages, I read these texts, I read these comments. And I just feel so great. इतना अच्छा लगता है इतना सारा प्यार पा करके आप लोगों से. Just keep that love coming, keep those likes, keep those shares, just keep your interaction with us coming, and we'll keep growing, learning, and moving forward together. And this journey is going to be beautiful. बहुत ही सुंदर होने वाली है ये जर्नी. तो इसी के साथ शुरू करते हैं एक बहुत ही बढ़िया से कोटेशन के साथ. सक्सेस इज द सम ऑफ ऑल efforts, small efforts repeated day in and day out. Guys, you'll see me doing this quite often. I'll tell you why do I do this. कई बार कैमरा ऑटो फोकस की वजह से ब्लर हो जाता है. सो आई डोंट वांट यू गाइज टू बी लाइक बाद में मैम आपने ब्लर्ड वीडियो डाला है, इसलिए यू विल सी मी डूइंग दिस वेरी ऑफन. ठीक है, चलो बहुत ही अच्छी बात बोलिए. आप एक दिन में अगर चाहोगे कि बहुत सारी मेहनत करके बिल्कुल रॉक कर दे, करोगे, कर सकते हो, बिल्कुल पोटेंशियल है, इंसान में ही सारा पोटेंशियल है. पर बच्चा जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, जो आपका पोटेंशियल है, जो आपकी एफिशिएंसी है, जो आप हाईएस्ट अचीव कर सकते हो, आप कभी भी वहां नहीं पहुंच पाओगे. बिकॉज सक्सेस इज नॉट वन डे थिंग. हर दिन जो आप थोड़ी मेहनत करते हो, हर दिन जो आप वो 2 स्टेप चलते हो, आप आज 2 स्टेप चलोगे, कल 4 चलोगे, तभी आप एक दिन 1000 स्टेप्स एक दिन में चल पाओगे. एक ही दिन में चाहोगे 1000 फिनिश कर दे, 500 हो जाएगा, 600 हो जाएगा पुश करके, बट इट विल नॉट बी 1000. So when you are putting in efforts every day, small efforts, थोड़ी मेहनत कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, repeatedly every day in and out, that is what is going to give you the best result, और वो होगा आपका true success. तो ये हमेशा याद रखना. ये इतनी सारी strategies डिस्कस करके कि मैम 2 महीने की, 1 महीने की, 4 महीने की दे दो, कोई फायदा नहीं है. Start working now and work every day. थोड़ी छोटे हिस्सों में काम करो. बड़े से पहाड़ को क्लाइंब करना है देखोगे तो डर लग जाएगा. बट अगर मैं बोलूंगी बच्चे आपको हर दिन 20 स्टेप्स चढ़ना है, बस कितना आसान है. हर दिन बस 20 स्टेप्स तो चलने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी ऊंचाई पे जा रहे हैं या कितना नीचे जा रहे हैं या कितना लंबा चल रहा है. 20 स्टेप्स ईच डे, दैट्स ऑल यू आर सपोज्ड टू डू. 2 आवर्स ईच डे, दैट्स ऑल दैट्स रिक्वायर्ड. चलो बढ़ते हैं, आज का 2 घंटा शुरू करते हैं हम पहले सवाल के साथ. So the very first question is, emancipation means the act of what?
तो बच्चा एमांसिपेशन मीन्स द एक्ट ऑफ फ्रीइंग, ये एक लिटरल वर्ड है जो कि लिबरलाइजेशन, फ्रीडम, इन सब चीज़ों को सिग्निफाई करता है। इसका मतलब यही है। सो इट बेसिकली मीन्स फ्रीइंग। इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी, ठीक है। बॉन्डिंग, ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग आर वेरी वेरी डिफरेंट। इसका लिटरल मतलब होता है टू फ्री, टू लिबरेट, ठीक है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया है 2 से 3 मिनट आपको शायद एग्जाम में लगता है, सवाल में उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, 2 मिनट से ज्यादा। हाउएवर यहाँ हमने 1 मिनट से भी कम टाइम में फिनिश कर लिया है। स्प्रिंट है, जल्दी जल्दी भागना है। मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। स्लेवरी वॉज अबॉलिश्ड इन द फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848, 1804, 1849 और 1946। 1946 बहुत दूर हो जाता बच्चा, इतने दिन बाद नहीं हुआ था। 1804 थोड़ा पहले हो गया। 48 और 49 के बीच में थोड़ा कंफ्यूजिंग है। द करेक्ट आंसर इज 1848। ये तो याद रखना होगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। 1 मार्क का क्वेश्चन, याद है तो सही होगा, नहीं याद है तो नहीं होगा। इसमें हम ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे बच्चों। अगर आपको ऐसे सवाल मिले और आप फंस जाते हो, आपको पता नहीं है, कीप दिस असाइड फॉर डूइंग इट लेटर, बाद में करने के लिए छोड़ो। अगर नहीं पता है, दीज आर फैक्चुअल क्वेश्चंस। फैक्चुअल क्वेश्चन में या तो आता है या तो नहीं आता है। आप बीच में थोड़ी सी 2 बातें लिख दो और 2 बात छोड़ दो, ऐसे नहीं कर सकते। यू कैन नॉट टाई अ गोट अराउंड द ट्री, कि भैया पेड़ के बारे में पूछा है तो मैंने पेड़ के अराउंड एक बकरी बांध दी और बकरी के बारे में लिख दिया। ये इन सब सवालों में आपका तरीका नहीं चलेगा, ठीक है। या तो आता है या तो नहीं आता, या तो सही है या गलत है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। हाउ कुड वुमेन्स इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेटेड, कैसे प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलती है वुमेन को। बच्चा वुमेन ना वर कंसिडर्ड एज पैसिव सिटीजन्स, उनको ना एक्टिव सिटीजन का दर्जा भी नहीं दिया गया था, ठीक है। उनको इंफीरियर कंसिडर किया जाता था। तो अब इस इंफीरियोरिटी को कंपीट करने के लिए सिर्फ एक ही सोल्यूशन था, विच वॉज पॉलिटिकल इक्वालिटी। अगर उनको पॉलिटिकल इक्वालिटी अचीव हो जाती तो वो अपने आप एम्पावर हो जाते। उस वक्त दैट इज ऑल दैट दे रिक्वायर्ड टू वॉइस आउट वॉट एवर दे वॉन्टेड। और ये कैसे मिलती, उस टाइम पॉलिटिकल इक्वालिटी का क्या मतलब था, उन्हें पार्टिसिपेट नहीं करना था। उनको सबसे पहले चाहिए था राइट टू वोट, इलेक्शन में खड़े हो सके, गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड कर सके, ये तो बहुत दूर की बात थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उनको राइट टू वोट मिल सके, वो वोट कर सके। दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर देम, ठीक है। सो women felt their interest could be represented only if they had right to vote and had political offices, political equality, ठीक है। चलो इसके साथ ही क्या हमारे लिए हेल्पफुल होगा वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। ये मैं फटाफट याद दिला देना चाहती हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ मिलेंगी अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, यू गोना गेट अ लॉट ऑफ फन एंड हाई लेवल क्विजेस, जिसके साथ आपको मौका मिलता है टू कम्पीट विद द स्टूडेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कोई किसी भी कोने से बैठ करके क्विज खेल रहा है, आप उससे कम्पीट करके अपना स्टैंड देख सकते हो। सेशंस जो है, अगर लाइव नहीं देखा, रिप्ले देख रहे हो, नेचुरली इतने सारे अनलिमिटेड सेशन से कुछ ना कुछ तो मिस होगा। तो ये रिप्लेस भी आपको बिल्कुल लाइव क्विजेस जैसे फील देंगी, लाइव सेशन जैसे फील देंगी, क्योंकि क्विजेस सच में लाइव होंगी। आपको लीडर बोर्ड भी मिलेगा, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में मिलेगा, सब कुछ मिलेगा बिल्कुल लाइव सेशन की तरह। तो रिप्लेस नहीं होंगी अब बोरिंग। कंटेंट डाउनलोडेबल है, बहुत ही बढ़िया कंटेंट है। मास्टर टीचर्स के हैंड नोट्स भी मिल जाएंगे, क्लास में ही सारी डाउट सॉल्व हो जाएंगे। दिस फॉर मी इज द बेस्ट पार्ट, ओके। और टेस्ट एंड असाइनमेंट्स भी मिलते हैं, काफ़ी सारी प्रैक्टिस हो जाती है। साथ ही साथ सारे माइक्रो कोर्सेज और क्रैश कोर्सेज हैं बिल्कुल फ्री, कोई मेहनत नहीं, सब कुछ फ्री है ना, कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं है। विद दिस लेस इज गोइंग टू बी वे वे मोर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पिन है कमेंट सेक्शन में। आप vdnt.in/yt pro पे भी जा सकते हो और ये कोड लगाना मत भूलना, इससे ही डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट कितना मिलेगा बच्चा? 50%। अभी मकर संक्रांति की ना धूम मची हुई है, इसके साथ ये फायदा उठाना मत भूलना। जैसे मैंने आपको बोला, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिंड है कमेंट सेक्शन में। आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। सेल है 14 जनवरी से 17 जनवरी तक, ये मौका मत गवाइएगा प्लीज। ये मकर संक्रांति के ओकेजन पे है, इसको गवाना मत, ठीक है। अगर आप एक्चुअली कैलकुलेट करोगे ना तो आप देखोगे कि इट्स जस्ट गोना कॉस्ट यू 6 and 8 रुपीज रिस्पेक्टिवली फॉर 1 and 3 months। लेज भी इतने में नहीं आता है, लेज भी नहीं आता है, उससे महंगा आता है यार, इससे ज्यादा क्या चाहिए। तो ये लिंक है, ये आपका कोड है, भूलना मत। मूव ऑन करते हैं हमारे चौथे सवाल के साथ। अब आ गया है 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन, जहां पे नॉर्मली 4 to 5 minutes यू कैन टेक, विल सॉल्व इट विद इन 3 minutes, विद इन 3 minutes। देखो, व्हाट इज मेंट बाय अ ट्रायंगुलर सेफ ट्रेड, हाउ वाज इट बेनिफिशियल। ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल है,
किसके बीच में था ये ट्रायंगल? तो बच्चा ट्रायंगल था अफ्रीका, फ्रांस और अमेरिका के बीच में। मैं आपको यहाँ पे टिपिकल आंसर नहीं दूंगी, मैं आपको एक फंडा समझाने वाली हूँ कि हो क्या रहा था। देखो यहाँ पे जो लोग थे, ये लोग कॉलोनाइजेशन कर रहे थे, फ्रांस भी कर रहा था, अमेरिका भी कर रहा था, सबको इसके लिए लोग चाहिए थे उनके प्लांटेशन वाली जगह पे काम करने के लिए, ठीक है। क्योंकि प्लांटेशन से हमने देखा है इंडिया में भी जो कॉलोनाइजेशन हुई थी, आप देखोगे आगे अगले साल इंडियन भी जो थे, जो ब्रिटिशर्स थे, प्लांटेशन वर्कर्स जैसे कि टी हो गया, इंडिगो हो गया, इन सारी चीज़ों पे बहुत ध्यान देते थे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उनके लिए मनी मेकिंग था। प्लांटेशंस बहुत ज़्यादा पैसे लेकर आते थे, बट ये बहुत ज़्यादा लेबर कंज्यूमिंग भी था। और ये सब कहाँ होती थी? अलग अलग एरियाज में जो इन प्लांटेशंस को सपोर्ट कर सके। अब ऐसे में जैसे कि कैरेबियन हो गया, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, इतने दूर दूर तक ना लोग फ्रांस वगैरह से नहीं जाना चाहते थे। पीपल डिड नॉट यूज टू वांट टू गो सो फार। तो अब क्या करते थे? बेचारे अफ्रीका के लोग थे थोड़े पिछड़े से, वहाँ से लोगों को, वहाँ लोग ट्रैवल क्या करते थे पौधों वगैरह से, वहाँ से जाकर के ले आते थे और फ्रांस ला करके वहाँ से भेज दिया करते, बेच दिया करते थे अफ्रीका, कैरेबियन, अमेरिका, कैरेबियन जाने के लिए। और वही लोग बेचारे जा करके काम क्या करते थे उन प्लांटेशंस में, जिससे इन सबको बहुत फायदा होता था। यही था ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। यहाँ के लोग जा करके लेकर आते थे यहाँ, उसके बाद यहाँ से भेज देते थे यहाँ, ये ट्रायंगल फॉर्म हो जाता था। बहुत ही बुरी हालत थी। छोटे से शिप में 3-3 महीने तक लोगों को रूम में बंद करके बिल्कुल पैक करके रख दिया जाता था। सी सिक हो रहे हैं लोग, परेशान हो रहे हैं, सफोकेट हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज हाउ दीज गाइज वर ट्रीटेड। फायदा क्या था? मैंने आपको बताया, प्लांटेशन में काम करने के लिए लोग नहीं थे, प्लांटेशन में लोग ये काम करते थे और उनके लिए मनी ईल्ड करके लाते थे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट वाज। द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड वाज कंडक्टेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकन्स, ठीक है, अमेरिकन्स। ओके जैसे मैंने आपको बोला फ्रांस कहाँ आता है बच्चों? यूरोप में ही तो आता है, ठीक है। तो आप फ्रांस के कॉन्टेक्स्ट में याद रखो, बट ये होता पूरे यूरोप में था, ठीक है। सिंस 17th century French merchants traveled from the ports of Bordeaux or Nantes to Africa where they bought slaves from the local chieftains। तो वहां से लोगों को खरीदते थे ये लोग। फ्रॉम देयर द स्लेव्स वर ब्रांडेड, शैकल्ड एंड सेंट ऑफ टू कैरिबियन टू बी सोल्ड ऑफ टू द प्लांटेशन ओनर्स ओवर देयर। जैसे मैंने आपको बताया, प्लांटेशन ओनर्स को यहाँ ले जाकर के बेच देते थे। Such exploitation of the slaves from Africa made it possible for the European markets to flourish with commodities like sugar, indigo, coffee, tea, etc. ये था उनका benefit. This is how it was beneficial for them, and this was the triangular, triangular, I would say, trade of slaves which was happening, याद रखना, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका के बीच में, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ओलम दे गो। ओलम दे गो के बारे में क्या बोला जाए बच्चा? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वुमेन रिवोल्यूशनरी थी। इनफैक्ट शी वॉज सो फेमस कि इनको अल्टीमेटली एग्जीक्यूट कर दिया गया था पकड़ करके, एंड शी वॉज ऑब्वियसली क्रिटिसाइज्ड बाय द जैकोबिन गवर्नमेंट। उस टाइम पे ही थी ये। क्यों क्रिटिसाइज करते थे हमें पता है, ही वॉज वेरी वेरी, ही हैड, हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया कि बहुत ही सीवियर कंट्रोल्ड तरीके से रखना चाहते थे, एंड शी वॉज ऑब्वियसली प्रोटेस्टिंग द होल सेटअप। वुमेन के पैसिव स्टेट को क्वेश्चन करी थी वो, कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसी चीज को क्वेश्चन करने की वजह से सब लोग उन्हें काफी क्रिटिसाइज करते थे, जो लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे वुमेन की इक्वालिटी को अभी तक। सो शी वॉज बेसिकली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था इसके पहले, जहाँ पे वुमेन को जो है पैसिव सिटीजन बोल दिया गया था। ये यहाँ पे लिखा नहीं मिलेगा आपको डायरेक्टली, बट मैं आपको बता रही हूँ दैट इज व्हाट शी वाज एग्जैक्टली अगेंस्ट, कंप्लीटली अगेंस्ट। और एक डिक्लेरेशन दी गई थी। किस चीज की डिक्लेरेशन दी गई थी? डिक्लेरेशन ऑफ मैन एज सिटीजन्स, जहां पे विमेन के बेसिक राइट्स को, वोटिंग राइट्स को एक्सक्लूड कर दिया गया था। तो इन दो चीजों के अगेंस्ट वो काफी प्रोटेस्ट करती थी, एंड शी वाज वेरी वेरी अगेंस्ट दिस अनफेयर ट्रीटमेंट। उसके बाद उन्होंने कहा 1971 में उन्होंने, सॉरी 1791, नॉट 1971, 1791 में उन्होंने एक डिक्लेरेशन लिखी, खुद भी एक डिक्लेरेशन लिख दिया इन्होंने, ठीक है, जो बात करती थी विमेन राइट्स के बारे में। और क्या क्या?
इसको ले जाकर के क्वीन को सुना दिया कि भैया आप सुनो, यूर अ वुमेन, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स. सो दिस वाज डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, जो कि डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन्स आया था, उसके अगेंस्ट थी. पहले प्रोटेस्ट किया और फिर एक वुमेन के लिए लिख दिया, लेकिन लोग सुनने वाले कहाँ थे. बट शी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री, ठीक है, एज अ revolutionary women. So she was one of the most important politically active women in revolutionary France. She protested against the constitution and declaration of rights of man and citizen for excluding women from basic rights. औरतों को पीछे छोड़ना और पैसिव बोलना बहुत ही नाराज थी, ठीक है. In 1791 she wrote a declaration of rights for women and citizen which she addressed to the queen. She criticized the Jacobin government for forcibly closing down women's club, क्योंकि हमें पता है उन्होंने ये सारे क्लब्स बंद कर दिए थे, सारे पॉलिटिकल क्लब्स बंद कर दिए थे बच्चे, सिर्फ विमेन के ही नहीं, अदर क्लब्स भी बंद किए थे, बट औरतों को और भी ज्यादा बंद कर दिया था. She was charged by the National Convention with treason and soon after executed naturally by, इस टाइम पे ये लिख दिया है 1793 से 1794 तक तो रीन ऑफ टेरर चल रहा है, खत्म कर दिया बिल्कुल सफाचट. चलो मूव करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ. 3 मार्क का क्वेश्चन है, 3 से 4 मिनट में निपटा देंगे. एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ वुमेन बिफोर द रिवॉल्यूशन. हमें पता है कि क्या था, उनको सबसे पहले तो इन्फीरियर माना जाता था. मतलब आप सोचो कि बायोलॉजिकली ही कहा जा रहा है कि भाई ये लोग जो हैं ये इन्फीरियर है, इनकी बनावट ही जो ऐसी की गई है, उनको बायोलॉजिकली और सोशली जो है पिछड़ा माना जाता था. बोला जाता था ये पीछे है, ये हमारे बराबर ही नहीं है, इन्फीरियर टू मैन. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, ये कंडीशन थी, ठीक है. उसके बाद उनको अगर माना भी गया तो पैसिव सिटीजन माना गया बाद में, ये दूसरी प्रॉब्लम थी. उसके बाद अपलिफ्टमेंट होती कैसी बच्चों, किसी की भी अपलिफ्टमेंट कैसे होती है, एडुकेशन से होती है. सबसे ज्यादा लोग किस स्टेट के थे, थर्ड स्टेट के थे. दीज गाइज हैड नो एक्सेस टू एडुकेशन. अब देखो ये सिनेरियो है, एडुकेशन के लिए उनके पास एक्सेस ही नहीं है. वही छोटे मोटे काम किया करते थे, मीनियल जॉब्स किया करते थे, जैसे कि कुछ सेल किया करते थे ये, ठीक है, सेलिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रॉबली, ठीक है, या फिर कुछ डोमेस्टिक हेल्प का काम किया करते थे ये लोग बड़े लोगों के लिए. ये सारी चीज़ें करते थे और इनकी अपस्किलिंग भी नहीं होती थी, अपस्किल भी नहीं किया जाता था इनको नेचुरली, क्योंकि ये लोग के पास एडुकेशन ही नहीं था, एक्सेस ही नहीं था एडुकेशन के लिए. तो नेचुरली दे वर स्टक इन दैट साइकिल, इन दैट जोन वेयर दे वर नॉट एबल टू अपलिफ्ट देमसेल्व्स. अगर एडुकेशन के लिए एक्सेस मिलता भी था तो किसको मिलता था, जो प्रिविलेज क्लासेस थे, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट की औरतें जो थी, या फिर जो कि आप समझ लो वेल्दी फैमिली से आती थी, उनको ही सिर्फ एक्सेस मिलता था. बट उसकी वजह से भी क्या हो गया, पैसिव उनको तब भी माना जाता था चाहे वो किसी भी स्टेट की हो. तो ये कंडीशन थी औरतों की. Women were considered to be socially inferior to men and most women had no access to education. Only women belonging to the first and the second estate, daughters of the nobles and other wealthier classes had access to education. Women from the third state, which were most in number, इनको सबसे कम एक्सेस मिलता था. दे वर इन्वॉल्व्ड इन स्मॉल मीनियल जॉब्स, सम सोल्ड फ्रूट्स, flowers, some were employed as domestic servants and the wages were also very very low, lower than men. लोगों से यहाँ पे भी और उनको inferior ही रखा गया था, कम पैसे दिए जाते थे men के comparison में. They were passive citizens with no political rights. कोई political rights इनको नहीं दी गई थी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन. बच्चा ये 5 मार्क का क्वेश्चन है तो हम थोड़ा लंबा आंसर लिखेंगे, लॉन्ग आंसर लिखेंगे. 5 से 6 मिनट में इसको फटाफट रिजॉल्व करते हैं. चलो. राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस एंड द वर्ल्ड. इंपॉर्टेंस की क्या बात करें, सबसे पहले तो ही डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी एंड एस्टैब्लिश्ड मोनार्की अगेन. उसी के साथ साथ अपने रिलेटिव्स को इधर उधर लगा दिया था, ठीक है, सब अपने रिलेटिव्स को जो है ना उन्होंने अपॉइंट कर दिया था कि नहीं नहीं तुम ही आओ, तुम हमारे परिवार के हो, लॉयल रहोगे, तुम ही आकर के यहाँ पे काम करो. बड़े मजेदार थे ये. लेकिन एट द सेम टाइम एक सिविल कोड भी लेकर के आए थे, ठीक है, जिसे हम नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं, जिससे इन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी या फिर आप इक्वल वेट्स एंड मेजर्स, ये टैक्सेस इधर उधर जा करके जो लोगों को देना पड़ता था, ये सारी चीज़ों को हटाया था. नो सेड नो टू प्रिविलेजेस, नो प्रिविलेजेस,
ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने रिमूव करी थी, तो ये कुछ अच्छा किया था। बात ऐसी थी कि पीपल यूज टू सी हिम एज अ लिबरेटर इनिशियली, सिर्फ शुरुआत में। बाद में लोगों ने रियलाइज किया कि ये तो थोड़ा विलेन जैसा दिखता है, थोड़ा विलेनस है ये, तो उसके बाद फिर सारे लोग उसके अगेंस्ट टर्न कर गए। बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 में इनको हरा दिया गया और उसके बाद मार दिया गया। फिर बस क्या था, हो गई थी बात, कहानी खत्म। लेकिन जो चेंजेस उन्होंने किए उसका इम्पैक्ट बहुत टाइम तक रह गया। बच्चे एक चीज याद रखना, फ्रांस जो है इतनी सारी इंस्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट के बाद, पहले मोनार्की आई, फिर कॉन्स्टिट्यूशन आया, डेमोक्रेसी आई, फिर वो भी डूब गया, कंजर्वेटिव्स आ गए, बहुत कुछ चल रहा था, जैकोबिन क्लब आया, रूबिस्फियर आया, रूबिस्फियर एक साल राज चला गया, बहुत इनकन्सिस्टेंसी थी, तो यहाँ की हालत बहुत खराब थी। और क्योंकि रिवोल्यूशन हुआ था तो लोग बहुत गुस्सा थे आसपास, तो अब जो लोग थे ना आसपास वो अटैक करना चाह रहे थे, तो फ्रांस को जरूरत थी प्रोटेक्शन की, वो एक्चुअली नेपोलियन ने ही की थी। अगर ये नहीं आते तो शायद फ्रांस को ले लिया होता लोगों ने अपने अंडर, दूसरी कंट्रीज ने पावरफुल तरीके से पावर का यूज करके। ठीक है, तो चलो देखते हैं आंसर। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्टे क्राउन्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस, डिस्ट्रॉइंग द डेमोक्रेसी एंड रीएस्टैब्लिशिंग द मोनार्की. He set out to conquer neighboring European countries, disposing dynasties and recreating kingdoms where he placed the members of his family. यही मैं आपको बोल रही थी कि अपने परिवार को ही सेट कर दिया था। ठीक है, he saw his role as a modernizer of the Europe. He felt that he's going to change the whole face of the place. He introduced many laws such as protection of private property, a uniform system of weights and measures, etc. Initially, many saw Napoleon as a liberator who would bring freedom of the people, but that did not happen. In fact, women को भी बराबर दर्जा नहीं दिया था नेपोलियन ने भी, किसी ने भी नहीं दिया। But soon Napoleonic armies come to be viewed everywhere as invading force. Villainous तरीके से देखने लग गए थे लोग. He was finally defeated at the Waterloo in 1815. Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of the Europe had an impact on people long after Napoleon had left. ठीक है, अब मूव करते हैं आखिरी क्वेश्चन ऑफ द सेशन की तरफ। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप इन फ्रांस। बच्चा, जब भी सेंसरशिप हटती है लोगों को मिलती है बहुत सारी फ्रीडम, लेकिन कैसी सेंसरशिप हटी थी, ये एवरीडे लाइफ की बात हो रही है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच आ गई थी लोगों के पास, फ्रीडम ऑफ स्पीच। पीपल वर बींग मोर एक्सप्रेसिव, ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो गए थे लोग। अब खुलकर सॉन्ग्स और स्टोरीज, ये सब पोम्स लिख पा रहे थे। आर्टिस्ट जो थे वर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, आर्टिस्ट्स वर एबल टू एक्सप्रेस। नॉट जस्ट दैट, सेंसरशिप का मतलब क्या होता है, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोल सकते हो, बट नाउ पीपल कुड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, जो कि बहुत जरूरी होती है। एक डेमोक्रेटिक एसेंस आपको फील होता है ऐसे केस में, है ना। तो आर्टिस्ट ज्यादा उभर कर आने लगे, लोग ज्यादा उभर के आने लगे। मीडिया यानी कि मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, ये सारे भी बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए। ठीक है, ये भी बहुत स्प्रेड होने लग गए। खुलकर डिस्कशन होने लग गया। डिस्कशन and expression was something that was happening out in the open, out in the open. So these were few advantages of the removal of the censorship in France. एक right मिल गया था लोगों को, ठीक है। So now the Declaration of the Rights of Man and Citizen proclaimed freedom of speech and expression of as natural right, एक natural fundamental right की तरह इसे जो है व्यू किया जा रहा था। इफ यू आर बोर्न एज अ ह्यूमन यू हैव दिस राइट, यू हैव द एक्सेस टू दिस राइट। न्यूज़पेपर्स, बुक्स, पैम्फलेट्स फ्लडेड अराउंड द टाउन एंड द कंट्री साइड। बहुत ज़्यादा मीडिया का जो है आप समझ लो प्रेजेंस बढ़ने लग गया था। ऑल इवेंट्स वर डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस, सब चीज़ों के बारे में बात होती थी खुलकर। फ्रीडम ऑफ प्रेस मेंट अपोजिंग व्यूज कुड बी एक्सप्रेस्ड। गवर्नमेंट से अगर लोग खुश नहीं भी हैं तो उसे खुलकर क्रिटिसाइज कर सकते थे। Plays, songs, festive processions attracted people. People wrote about ideas of justice and liberty.
women discuss their interests and voice their interests on the political equality. इस पे women को भी अब जो है एक proper right मिल गया था to express, जो कि पहले बहुत ही कम था या मिसिंग था, आप समझ लो, कम भी नहीं था ही नहीं, ठीक है. सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन, पहला चैप्टर आपका हो गया है सॉर्ट. तो अब बढ़ते हैं हम हमारे होमवर्क क्वेश्चन की तरफ. विच डेरोगेटरी टर्म वॉज यूज फॉर द इंडिजिनस पीपल ऑफ अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा. कौन सा ऐसा टर्म है जो बहुत इंसल्टिंग, बहुत डिग्रेडिंग था, जो उनके लिए यूज किया जाता था? हिब्रूज, निग्रोज, एल्केबुलन और नन ऑफ द अबव. आज भी किया जाता है. सोचो, आपको पता है इसका जवाब. काफी जेनरिक क्वेश्चन है ये. मूव करते हैं अब हमारे शेड्यूल की तरफ. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया बच्चा. हमने कल किया था, हमारा प्रीवियस सेशन था 14 जैन को जो आया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पार्ट 1. आज हमने फिनिश किया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन पार्ट 2. कल मैं आऊंगी सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन पार्ट 1 के साथ. ठीक है, तो भूलना मत, ज्वाइन जरूर कर लेना. वेदांतो प्रो सब्सक्रिप्शन के बारे में एक फटाफट फिर से याद दिला देती हूँ. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, लाइव चैट में भी दिख रहा होगा. कोड मत लगाना भूलना. 50% ऑफ चल रहा है, सिर्फ 17th तक है ये ऑफ. ठीक है, तो इससे बहुत फायदा होगा, बिल्कुल भी मत भूलना. आप vdnt.in/yt pro पे भी जा करके ये ले सकते हो. ठीक है, इसी के साथ खत्म होता है आज का सेशन. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल अगर ऑलरेडी नहीं किया है तो, एंड कीप शेयरिंग द वीडियो गाइस. नाउ आई हैव आस्क्ड यू 2 क्वेश्चंस. एक मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया है, उसका आप जवाब दोगे कमेंट सेक्शन में. दूसरा मैंने आपको पूछा था बिल्कुल शुरुआत में कि हमने जॉन लॉक का देख लिया है, लॉक का देख लिया है कि उसने क्या बोला था, रूसो का हमने देख लिया है, मॉन्टेस्क्यू ने क्या बोला था, फिलॉसफी क्या थी उनकी, वो आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में. और तीसरा ये बताना है कि सेशन कैसा लग रहा है, स्प्रिंटेक्स आपको हेल्प कर रहा है या नहीं. डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन गाइस, आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू एंड आई विल सी यू गाइस वेरी वेरी सून टुमारो एट द सेम टाइम. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड. गुड नाइट पीपल. Take care of yourself and your loved ones. Bye-bye.